Good morning, students. Today we are going to start key features of Indian Constitution. बेटा, yesterday I have explained about the Constitution. Constitution क्या है? Constitution का क्या role है? What is the importance of Constitution? Importance क्या है Constitution की? देखो, नेपाल के रेफरेंस में yesterday मैंने explain किया था, नेपाल के रेफरेंस में Constitution के बारे में बताया है. अब स्पेशली इंडिया का लेते हैं. इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति है, भारतीय संविधान कैसे बनाया गया. देखो बेटा, वी आर इंडियंस, आपको पता होना चाहिए आपके संविधान किस तरीके से बनाया गया, कैसे इसे ड्राफ्ट किया गया. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट word to word. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बेटा ब्लू कलर में लिखा हुआ इसका मीनिंग लिखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था. स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरीके का होना चाहिए. अब देखो, द नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जो थे, हैड डिवोटेड ए ग्रेट डील, उनके सामने एक बहुत बड़ी ग्रेट डील थी. इमेजिंग यानी उन्होंने कल्पना की, प्लानिंग फॉर व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक, एक स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए. देखो बच्चों, मैंने आपको हिस्ट्री में एक्सप्लेन किया था कि भारत ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. पहले हमारे मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर के बाद जब ये ब्रिटिश लोग आते हैं तो देखो इन्होंने मराठा से संघर्ष किया, हैदर अली सेन से संघर्ष किया, बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की. कितना संघर्ष करने के बाद ये लोग आ गए और उसके बाद बहुत टाइम तक इंडिया में रहे. उस दौरान हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान था हमारी स्वतंत्रता के दौरान, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया. 1947 के दौरान हमें आज़ादी मिली और उस दौरान भी उनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था. ये टास्क था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए. 1946 के अंदर एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे सामने. तो देखो इन्होंने कैसे इस टास्क को हैंडल किया. अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स, दे हैड वेरी वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग. देखो, जो पहले ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जिन नियमों को मानना पड़ता था वो भारतीयों के खुद के बनाए हुए नियम नहीं थे, वो सारे ब्रिटेन के रूल थे जिसमें हमारा कोई रोल ही नहीं था. द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन, एक लंबे एक्सपीरियंस के दौरान, अंडर द कॉलोनियल स्टेट्स यानी औपनिवेशिक साम्राज्य के दौरान, कन्विंस्ड इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेसी, कि स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र होना चाहिए. विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जहाँ पर सबको समानता का अधिकार मिले, समान माना जाएगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का भी अधिकार होगा. अलाउड टू बी पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, और सबको हिस्सेदारी का भी अधिकार होगा. अलाउड होता है अधिकार होना. आगे देखो, व्हाट रिमेन टू बी डन वाज टू वर्क आउट द वेज इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया. किस तरीके से, इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए. एक बहुत बड़ा टास्क था ना ये, और उसके कामकाज के नियम क्या हो. इन द इंडिया दैट रूल्स दैट अंडरलाइन इट दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग, किस तरीके की सरकार हो और उसका क्या फंक्शन हो, वो किस तरीके से कामकाज करे. तो इन 1946 की बात है, हमारी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई. ठीक है, दिस वॉज डन टू वन पर्सन बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल. बेटा ये कोई एक आदमी के वश का काम नहीं था, तो इसलिए 300 पीपल लोगों का योगदान था इसमें, 300 लोगों का योगदान था. जिसमें देखो, बिकम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान सभा के क्या बने, मेंबर बने, संविधान सभा के जो मेंबर बने. Who met periodically, periodically होता है समय समय पर, periodically का मीनिंग क्या होता है, समय समय पर, समय समय पर. For the next 3 years to write Indian Constitution, जो भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही. देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संविधान सभा दिखा दे रही है. देयर वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी. मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये संविधान सभा है. ईच प्रोविजंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस्ड इन द ग्रेट डिटेल, सिंसियर एफर्ट, कॉम्प्रोमाइज, रिच एग्रीमेंट, सेंससनेस द अबोव सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. देखो, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी. भावी संविधान के लिए एक एक प्रावधान जमकर चर्चा हुई. बेटा कुछ भी बना उस पर जबरदस्त चर्चा हुई.
सभी लोग सहमति विकसित करने में गंभीर थे। आपको मेरा सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं जिन्होंने राजस्थान का एकीकरण किया था। ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण मेंबर थे संविधान सभा के। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मीनिंग होता है संविधान सभा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, these members of Constituent Assembly had a huge task before them। उनके सामने, संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जिस हमारे देश में कई समुदाय थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है। देखो, द कंट्री वॉज मेड अप सेवरल डिफरेंट कम्युनिटी। हमारे संविधान में, हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ का मीनिंग लिखो, कई समुदाय थे। हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग भाषा बोलते थे। बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, अलग अलग उनका सांस्कृतिक व्यवहार था, कल्चर उनका अलग था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, जब संविधान लिखा जा रहा था, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मिनल, इंडिया एक उथल पुथल की स्थिति में था। देखो 1947 के दौरान भारत में, इस दौरान जब हमें आज़ादी मिली तो हमारा जो भारत था वो बट चुका था, दो टुकड़ों में डिवाइड हो चुका था, भारत एंड पाकिस्तान। तो कुछ लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे, कुछ भारत में। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, तो एक उथल पुथल की स्थिति थी। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमिनेंट। आपके सामने था कि जो बंटवारा जो था ना, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, बंटवारा हो ही चुका था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, उसमें कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। प्रिंसली स्टेट होते हैं बेटा, रियासतें नहीं होती, उनको बोलते हैं। रिमेन अनडिसाइड, निश्चय नहीं कर पा रही थी अपने भविष्य के बारे में। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिसमेल। अब देखो कुछ रियासत वे किधर जाएंगी, जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति बड़ी ही भयानक थी। अपीयर्ड यानी दिखाई देना, डिसमेल यानी निराशाजनक स्थिति थी, बहुत भयानक स्थिति थी। जनता के पास पैसा नहीं था, अब कहाँ जाए, कैसे क्या डिसाइड करें, ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति थी उस दौरान की। ऑल ऑफ दिस इश्यूज प्लेड ऑन माइंड्स ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा के सदस्यों के सामने सारे मुद्दे खड़े थे कि क्या किया जाए। एज दे ड्राफ्टेड, ड्राफ्टेड होता है बेटा रूपरेखा तैयार करना। क्या होता है? रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, as they drafted the constitution, they rose to occasion and gave country visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। देखो कैसे किया, देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरी समानता दिखाई देता है। देखो बेटा, इंडिया जो है विविधता से भरा हुआ है, फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सबको समानता का अधिकार मिलेगा, ना किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल भेद, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। विजनरी होता है बेटा जो भविष्य में देख सके। डॉक्यूमेंट आपको पता है, रिफ्लेक्ट्स प्रभाव दिखाई देना, रिस्पेक्ट होता है आदर करना। मेंट, आप इनके मीनिंग लिखोगे। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विभिन्नता, सिविक्स में आता है ये वर्ड विभिन्नता। प्रिजर्विंग, सुरक्षा की दृष्टि से। यूनिटी यानी एकता, यूनिटी का मीनिंग लिख लो एकता। आगे देखो, द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न इरेडिकेटिंग का, सॉरी बेटा, इरेडिकेटिंग का मीनिंग देखो क्या होता है, उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। पुअर्टी, इरेडिकेटिंग का मीनिंग होता है गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को हटाना। एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे सामने ये भी। देखो जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जन प्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर था। द सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स होता है सुधार करना। एज वेल एज एम्फेसाइजिंग यानी जोर देना। क्रूशियल और बहुत अहम भूमिका थी। पीपल कैन प्ले रोल इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, इस बात पर जोर दिया गया उस दौरान कि जन प्रतिनिधियों का चयन भारतीय जनता द्वारा ही किया जाना चाहिए। आज देखो बेटा, आप MP MLA के चुनाव देखते हो सभी बच्चे, तो MP MLA में हम खुद अपने प्रतिनिधि को वोट देकर के आते हैं। जब आप 18 साल के होगे तो आप भी वोट दोगे। MLA एट प्रेजेंट हमारे कौन है? कृष्णा पुनिया, तो हमने वोट दिया है ना उनको अपने। तो इस तरीके से जो हम खुद से वोट देते हैं,
ठीक है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद चुने, जनप्रतिनिधि को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आगे देखो, लिस्टेड बिलो द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय रीडिंग दिस कीप इन माइंड अबव मेंशन कंसर्न डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग होता है बेटा जूझना किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति हो उसे ग्रैपलिंग बोलते हैं। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व संबंधित चिंताओं को लगातार ध्यान में रखते हुए इस दस्तावेज को लिखने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ट्राई अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस, उन्होंने कैसे बैलेंस किया इनमें दीज कंसर्न विद देयर कमिटमेंट होते बेटा प्रतिबद्धता, टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट, एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज को बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं का उन्होंने कैसे हल किया। इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू स्ट्रॉन्ग, के इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे हम डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक समाज को लेकर आए। इसमें सबसे पहले देखो बेटा भारत के की फीचर्स क्या है, लक्षण क्या है, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। इसमें आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मीनिंग लिखो बेटा संघवाद। संघवाद देखो बेटा संघवाद क्या होता है। इंडिया में क्या है, त्रिस्तरीय गवर्नमेंट है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे देखो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, स्टेट यानी राज्य सरकार, और तीसरी पंचायती राज बोलते हैं जिसको। तीसरी गवर्नमेंट कौन से स्तर है, पंचायती राज। राज इज द थर्ड गवर्नमेंट जो गाँव में होती है, केंद्र में होती है, और स्टेट होती है राज्यों की अपनी सरकार। अब देखो इनके साथ क्या है, राज्यों को भी अपने अधिकार है और केंद्र को भी अपने अधिकार है, लेकिन जहाँ पर राज्य और केंद्र में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वहाँ पर केंद्र सरकार के जो फैसले हैं वो मायने रखते हैं। लेकिन हर राज्य को अपनी स्वायत्तता दी गई है, अपने हिसाब से वो कानून भी बना सकता है और अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी कर सकता है, तो इसे ही संघवाद बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। संघवाद का मीनिंग लिखो बेटा, दिस रेफर द एग्जिस्टेंट, अस्तित्व होना, मोर देन वन लेवल गवर्नमेंट इन द कंट्री, एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना ही संघवाद कहलाता है। बड़ा सा नेम है, बड़ा सा वर्ड है, लेकिन इतना टफ वर्ड नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एट द सेंट्रल, हमारी देखो राज्य स्तर की सरकार है तो सेंट्रल लेवल की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है तो राज्य की भी सरकार है। आगे देखो पंचायती राज इज द थर्ड टायर, अंडरलाइन करो इस लाइन को, पंचायती राज है वो थर्ड स्तर है, तीसरा स्तर है गवर्नमेंट का। यू हैव रेड अबाउट द सिक्स क्लास में बेटा आपने पढ़ा है ना पंचायती राज, सिविक्स में आता है पंचायती राज के बारे में। वी लुक एट द फंक्शनिंग, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। देखो बेटा गाँव में जो भी चीज़ हैंडल की जाती है वो पंचायतों के थ्रू की जाती है, ठीक है। कनेक्ट ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, लेकिन जो हैंडल की जाती है, जो परेशानी लोगों जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, पंचायती राज के थ्रू, ठीक है। द वास्ट नंबर ऑफ communities in India meant that system of a government needed devised का मीनिंग क्या होता है, तैयार करना। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यह शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें क्या होगा, डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली, जिसमें कुछ मुट्ठी भर लोग हैं दिल्ली के अंदर, वो ही शासन व्यवस्था न चलाए, हर पर्सन को शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार मिले। देखो इन्वॉल्व ओनली द पर्सन कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति अपने डिसीजंस को ले सके, ठीक है। देखो स्टूडेंट पहले मैं आपको इस पिक्चर के बारे में बताती हूँ, ये भीमराव अंबेडकर है, इस पिक्चर को आप अच्छे से देखें, ये भीमराव अंबेडकर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका, संविधान के जनक माने जाते हैं। देखो बाबा भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नॉन, अंडरलाइन कर लो आपने यहाँ से यहाँ तक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखो विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी, ये अनुसूचित जाति के थे बच्चों,
तो अनुसूचित जाति को अधिकार दिलाने के लिए भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने अधिकार दिलाए संविधान में अनुसूचित जाति को। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट द पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैव द शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति गेट सम सेफ गार्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं मिली है। बट ही ऑल्सो स्टेट ऑल्दो द लॉज माइट एग्जिस्ट, लेकिन उन्होंने यह भी कहा भले ही कानून बन गए हो अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि कानूनों का संचालन जो है माइट एग्जिस्ट शेड्यूल कास्ट स्टिल रीजन टू फियर बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज वर इन द हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर 7 हिंदू अधिकारियों के हाथ में है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन, देखो स्टूडेंट, डिसीजंस फॉर एवरीवन इंस्टीड। Decision for everyone instead, it was important to have another level of government in the states so that decision could be made for particular area। अब देखो आगे क्या बताया गया है, इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। स्वायत्त अधिकार क्या होता है बेटा? ऑटोनॉमी का मीनिंग लिखो स्वायत्तता, जिसमें आप फ्रीली होकर अपने अधिकारों के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। देखो, इंस्टेड ऑफ द इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल गवर्नमेंट the state so that the decision could be made the particular area, while each state India autonomy in exercising powers on certain issues subject of national concern। लेकिन देखो क्या होता है, इनमें भी राष्ट्रीय महत्व के जो सवाल होते हैं ना स्टूडेंट, सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। देखो बेटा, कुछ अंडरलाइन करो यहाँ से, नेशनल कंसर्न रिक्वायरमेंट, इसका मीनिंग होता है जो राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे होते हैं वो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो दिल्ली की हमारी सरकार है वो डिसाइड करेगी और सभी को उस सरकार द्वारा लिए गए डिसीजंस को मानना होगा, वो मान्य होगा। वो जो डिसीजंस वो लेंगे उन डिसीजंस को मानना होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। देखो, लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट डिटेल इश्यूज ईच टायर। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर कंटेन्स यानी समाविष्ट किए गए हैं, लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से इशू पर। टायर का मीनिंग लिखो स्तर होता है बेटा, इसका मीनिंग लेवल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन, किन किन कार्य कुछ सूचियां बनाई गई है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही देखो संविधान में यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों का इंतजाम कहाँ से कर सकती है, मतलब पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट इशूज ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। इन एडिशन, इसके साथ ही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफिक वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी, कहाँ से पैसा आए, फॉर द वर्क दैट इट डज, कि मनी कहाँ से आई जाए सरकारों के पास, इसका भी उन्होंने व्यवस्था की गई है। अंडर द फेडरलिज्म, संघवाद के अंडर में, द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, द ड्रॉ देयर अथॉरिटी होती है सत्ता। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, केंद्र के सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि देखो अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, उन्हें भी संविधान में अपनी ताकत और अधिकार मिले हुए हैं। ऑल द पर्सन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज पॉलिसीज मेड ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखो, उन्हें भी संविधान में अपने ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन स्तरों पर सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। कोई भी इन कानून से बाहर नहीं है, सबको अपने अधिकार मिले हैं, तो उन कानून के अंतर्गत अधिकार मिले हैं और हर स्तर की गवर्नमेंट है वो उन कानूनों का पालन करेगी। वैसे स्वायत्त है, फ्री है, लेकिन कानून का पालन करना हर गवर्नमेंट का एक फ़र्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको संघवाद समझ में आ गया होगा। रीड दिस वेरी केयरफुली, आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग लिखेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे साथ साथ में। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स टुडे इज सफिशिएंट, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।